तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो बिना देरी किए जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। बाकी कहानियाँ जैसी भी होंगी वो सब कुछ आपके सामने होंगी। तो ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी मौसी की है। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनके ससुराल में सिर्फ उनके हस्बैंड और देवर के अलावा उनकी सास थी। हस्बैंड खेती का काम करते थे और देवर दिल्ली में जॉब करता था। साथ के साथ उनकी सास को थोड़ा बहुत झाड़ फूक की जानकारी भी थी। वो ठीक नज़र और टोटके उतारना भी जानती थी। इसीलिए कभी भी कोई भी बात होने पर अगल बगल के गांव वाले उन्हें अपने घर पर बुलाते थे और तो और उनको गांव में बहुत मानते थे। कई बार तो ऐसी कोई मुसीबत आती तो वो बिना सोचे समझे गांव के लोगों की हेल्प करने के लिए निकल पड़ती थी। हम लोग कई बार समझाते भी थे, पर वो कहती थी कि पूरा का पूरा गांव मेरा ही घर है, सब एक परिवार है। मैं अगर उनकी परेशानी में उनका साथ ना दूं तो मेरे होने का क्या फायदा है। खैर, एक दिन की बात है, हमारे ही गांव में एक लड़की जो हमारे परिवार से आती थी, एक दिन अकेले ही शाम को शमशान घाट की तरफ से चली गई। वहां से लौटने के बाद शाम के समय वो अचानक अजीब सी हरकतें करने लगी। कभी अपने बालों को नोचती तो कभी अपने नाखून दांत से चबाती। कई बार तो भारी आवाज में बात करने लगती। ये सब देखकर उसके घर वाले डर गए। तब जाकर मेरी सास को बुलाया गया। सास वहां पहुंची तो उस समय रात हो रही थी। उन्होंने उनके घर वालों से कुछ सामान मंगाया और ठीक अपने आप को और उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद जब वो निकली तो वो लड़की नीचे पड़ी हुई थी। सास ने उनके घर वालों को सिर्फ इतना बताया कि लड़की अब सही हो गई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके सुबह होने के बाद सब कुछ ठीक था, पर मेरी सास के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद उनके मुंह से खून निकलने लगा। ये सब देखकर मैं एकदम से घबरा गई और जब तक अपने हस्बैंड और अगल बगल वालों को बुलाती तब तक मेरी सास ने सांस लेना बंद कर दिया था। नहीं मालूम अचानक कैसे उनकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद देवर को खबर दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक वो दिल्ली से नहीं आते तो उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। धीरे धीरे शाम हो गई। देखते ही देखते रात भी हो चली। खुले आंगन में उनकी डेड बॉडी को रखा गया। बगल में अगरबत्ती भी जलाई, साथ ही एक लोहे की कटारी भी रख दी, जैसा कि हर डेड बॉडी के पास रखी जाती है अपने अपने धर्मों के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात थी, मैंने एक चीज़ का बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जब से वो मरी थी तब से उनकी आंखें बंद नहीं हुई। और तो और जैसे जैसे समय गुजर रहा था तो धीरे धीरे उनकी आंखें सफ़ेद होती चली गई। साथ ही सारे रिश्तेदार और गांव वाले भी आने लगे। जब रात ज़्यादा हो गई तो उनमें से कई लोग अपने अपने घर वापस चले गए ताकि सुबह अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। रात होते ही बच्चे और औरतें हम सभी सो गए। घर के सभी मर्द बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। उन दिनों सर्दियों का समय था, इसलिए रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे सब सो गए। उस वक्त मैं और मेरे साथ गांव की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम खुशी था वो जगी हुई थी। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त खुशी ने कहा कि चाची देखो, दादी का हाथ हिल रहा है। मैंने देखा तो मुझे एक बार को तो ऐसा लगा कि जैसे हवा से चादर हिल रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद खुशी ने फिर से कहा। इस बार बात एकदम चौंका देने वाली थी। उसने कहा कि देखो, दादी उठकर बैठ गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने देखा तो डेड बॉडी ऐसे ही लेटी हुई थी, लेकिन मेरी नजरें उनके मुंह से हटी हुई चादर पर गई, जो कि ठीक थोड़ी देर पहले उनके मुंह पर थी। मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा डर गई कि लगातार उन्हें ही देख रही थी। ऐसा करते करते मुझे रात के 3 बज गए, लेकिन मैं उन्हें लगातार देखे जा रही थी। यकीन मानिए, उसी वक्त मैंने देखा कि उनका हाथ धीरे धीरे चादर से निकल रहा है और पास में रखी हुई कटारी तक पहुंच गया। उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियों से उसको पकड़ लिया। इसके बाद वो अचानक उठकर बैठ गई। न जाने ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वो अपने दांत पीसते हुए आगे की ओर बढ़ी। वो ठीक अपने पास ही सोए
अपने बेटे यानी मेरे हस्बैंड की गर्दन पर मारने के लिए उनकी ओर बढ़ी। ये सब देखकर मैं और खुशी चिल्लाने लगे। ऐसा होते देख सबके सब उठ गए। दोस्तों, जैसे ही सब लोग उठे तो लाश धड़ाम से नीचे गिर गई। उस वक्त जिसने भी ये भयानक नजारा देखा, सबकी रूह कांप चुकी थी। सबने उस लेटी हुई लाश की उंगलियों में फंसी हुई कटारी देखी। इसके बाद सुबह होते ही पास के गांव से पंडित बुलाए गए। उन्होंने बताया कि इस औरत ने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा को प्रेत के हवाले कर दिया था, इसीलिए मरने के बाद भी वो और मौत चाहता है। पंडित जी ने आटे का पुतला अपने हाथ से बनाया और मंत्र उच्चारण करके उस डेड बॉडी के साथ जलाने को कहा। कहने लगे कि यह काम जल्दी होना चाहिए। इसके बाद सभी गांव वालों ने मेरे देवर का इंतजार नहीं किया और बॉडी ले जाकर जला दी। दोस्तों, इसके बाद से हम हर साल उनकी बरसी पर पूजा रखते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वो जो उस रात हुआ वो वाकई बहुत भयानक था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमर सिंह की कहानी जो कि उनकी मौसी ने उन्हें बताई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सैफ है और मैं बांग्लादेश में रहता हूं। ये कहानी मैंने और मेरे दोस्त ने बनाई हुई है। एक गांव में 4 दोस्त थे। चारों दोस्त एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते थे। उन दोस्तों के नाम हैं जय, सुरेश, कलेश और काली। काली एक दिन अपनी नानी के घर में गया क्योंकि काली की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। काली की माँ हॉस्पिटल में थी और काली अपने घर में अकेले रहने की बजाय अपनी नानी के पास चला गया। रास्ते में उसने अचानक देखा कि उसकी नानी उसके चक्कर में बीच रास्ते पर उसी का इंतजार कर रही थी, पर उसको नहीं पता था कि वो उसकी नानी नहीं बल्कि एक छलावा थी। काली अचानक रुक गया और कहने लगा कि नानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काली की नानी ने टूटी हुई आवाज में कहा कि मैं लड़की लेने आया था पर मिली नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? काली को अचानक शक हुआ क्योंकि उसकी नानी कभी भी बीमार नहीं थी, लेकिन आवाज टूटी हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे हुए बोला कि उसकी माँ बीमार है और मैं आपके पास 1-2 दिन रहने आया था, क्या मैं रह सकता हूँ? उस शराबे ने कहा, ठीक है, मैं तेरी बाइक के पीछे बैठ जाती हूँ। वो ठीक जैसे ही बैठी तो काली की बाइक का वजन बहुत ज़्यादा हो गया। मन में थोड़ा कंफ्यूज तो था, लेकिन आगे की ओर चल पड़ा। इसके बाद चलती बाइक में नानी ने कहा कि आगे से राइट ले लो बेटा, मुझे अपने दोस्तों के घर जाना है। काली को बड़ा अजीब लगा क्योंकि राइट में जंगल ही जंगल था, साथ ही अंधेरा भी होने लगा था। न जाने क्या सोचकर उसने राइट लिया और कुछ देर बाद ही बोला, नानी, तुम्हारी दोस्त का घर कहाँ है? उस वक्त अंधेरा हो चुका था, पर इस बार नानी नहीं, कोई भारी आवाज वाली एक लड़की की आवाज में बोली। उसने कहा कि तू बस चलाता जा। ये सुनकर काली डर गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि नानी नहीं बल्कि एक लाल साड़ी पहनी हुई कोई और ही थी। काली ने एकदम से बाइक रोकी और उसको छोड़कर सीधा पैदल भागने लगा। उस वक्त उसके मुंह पर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ था। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा, लेकिन उसको क्या पता था कि जिस लड़की को काली और उसके दोस्तों ने कुछ ही दिन पहले स्कूल में मार के एक नदी में फेंक दिया था, वो शायद अपना बदला लेने आई है। खैर, किसी तरह वो रोता पीटता हुआ अपनी नानी के घर पहुंचा। डरते डरते उसकी नानी ने पूरा मन में बहुत डरा हुआ था, वो बुरी तरह कांप रहा था। नानी ने कहा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। दोस्तों, ठीक उसी रात जब काली सो रहा था तो उसको अचानक कोई बुला रहा था। काली की नींद टूट गई। उसने आईने में उसी लड़की का चेहरा देखा जिसको उसने मारा था। काली डर के मारे बेड से उठकर सीधा पहाड़ की तरफ भागने लगा कि जैसे उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अपने घर जा रहा था, लेकिन जो उसको दिखाई दे रहा था वो उसके घर का रास्ता नहीं था, वो ठीक उसकी मौत का रास्ता था। वो लगातार भागता भागता ठीक पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। वो अचानक अपने टूटे सपने से बाहर आया। उसने देखा कि उसके सामने लीना थी। उसने कहा कि मैंने तुम चारों को नोट्स कॉपी करने नहीं दिया तो तुमने मुझे मार दिया। डर इतना ज़्यादा था
कि काली की हालत बहुत ख़राब हो गई, बस अब तेरी बारी है। और इसके बाद सुरेश की, लीना ने काली को उस पहाड़ से नीचे की ओर फेंक दिया। दोस्तों, अब सुरेश और जय का क्या होगा, मैं इस कहानी को आगे ज़रूर बताऊंगा। बस अगर महेश सर इस कहानी को अपनी आवाज़ देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सैफ की बनाई हुई कहानी। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक रियल कहानी और एक बनावटी कहानी में कितना अंतर होता है, क्योंकि आज के समय में ये सब हो पाना बहुत नामुमकिन है। और रही बात किसी को मारने की, तो इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं मार पाता। खैर, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको तीसरी और सच्ची कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन आर्या है। ये कहानी अभी कुछ दिन पहले की है, जो कि बिल्कुल सच्ची है। अभी कुछ दिनों पहले दिन का समय था। हम 3 दोस्त साथ में भाग लेने निकल गए। हमने बहुत जगह खोजा और बहुत खोजने के बाद ये सब कुछ हमें मिल गया। उसको किस तरह यूज़ करते हमें पता नहीं था। हमने ठीक उसे पानी के साथ ले लिया। उन दिनों आजकल हम पास के ही एक मंदिर में हमेशा जाते थे। मैंने ठीक उस दिन मंदिर का प्रसाद भी खाया और पानी पिया। फिर हमेशा की तरह हम सब घर की ओर चले गए। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने को कहा। मैं ठीक उसके साथ चला गया और उसको आधे रास्ते जाने के बाद मैं भी अपने घर को निकल गया। उस वक्त ठीक 8:55 हो रहे थे। मुझे फ़ोन चलाते चलाते हंसी आने लगी। मैं ठीक अपने भाई का फेस पकड़ने लगा। कोई मुझे नशे में ना समझे तो मैंने सोचा बाहर चला जाता हूँ, लेकिन मैं तो सोने की ओर चला गया। इसके अचानक 2 मिनट के बाद मुझे होश आया। मैं ठीक अपने भाई से पूछने लगा। उसने बताया कि आप हंस रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें देखकर मैं भी डर गया। सोचा शायद भांग का नशा है। दोस्तों, इसके बाद मैं घर के बाहर चला गया। मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भी आ गया। उसने कहा कि कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा बस मंदिर से अपने दोस्त के यहाँ तक गया था। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब सा लगा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद की आंखों के सामने पागल सा हो गया हूँ। उस दिन मुझे एक छोटी सी बच्ची अपने बाल खुजलाते हुए दिख रही थी। साथ ही मुझे एक कुआं और जंगल। इसके बाद मुझे भी सर में खुजली होने लगी। मेरा हाथ अचानक से भारी हो रहा था। उसके अगले दिन सुबह 3 बजे तक मैं ठीक हुआ। वैसे आपको बता दूं कि मैं अयोध्या से हूँ। इसी के साथ एक और स्टोरी है 2020 की। उस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि लखनऊ में रहती थी और मैं अयोध्या में। मैं अक्सर उससे मिलने भी जाता था और हमेशा की तरह रात में बात करता था। एक रात बात करते करते एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इंसान की सिर्फ ब्लैक शैडो, सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। 4 कदम आगे बढ़े और वो गायब हो गया। इसके बाद जब मैंने दूसरी साइड देखा तो मुझे हवा का तेज झोंका लगा। ऐसा लगा मानो जैसे कोई आर पार हो गया हो। वैसे मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, पर नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी दोस्तों, ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आप ही बताएं कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, क्या ये सच में नशा था या हकीकत? बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन आर्या की कहानी। कई बार इंसान ऐसा नशा कर बैठता है कि जिसका असर 1-2 दिन तक तो रहता ही है। शायद ये उसी का नशा था। बाकी दोस्तों, जो कहानी है सीधी सीधी आपके सामने है। मैंने कोई भी मसाला नहीं लगाया है। तो ठीक, अब चलते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने इससे पहले भी इस चैनल को कहानियाँ भेजी हैं और ये किस्सा मेरे नाना जी के साथ बीता था, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे नाना जेपी ग्रुप में कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे। एक बार भूटान में नदी के ऊपर हाइड्रो पावर डैम बनाने के लिए जेपी ग्रुप ने उन्हें थिम्फू भेजा गया, जो कि भूटान की राजधानी है। नाना ठीक वहाँ पर चले गए। वो मन ही मन काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता और वहाँ का पर्यावरण, साथ ही धार्मिक संस्कृति देखने का उनका बहुत मन था। और तो और वहाँ पर 12 महीने बहुत ही कम गर्मी रहती है। दोस्तों, भूटान घूमने के लिए बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थल है।
वहाँ का मौसम बहुत मनमोहक होता है। अब आप ही सोचिए, ऐसे में कौन नहीं जाना चाहेगा। पर खैर, बात थी हाइड्रो प्लांट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 12 साल पहले शुरू हुआ था, और तो और वो सब कुछ अभी भी चल रहा है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब नाना एक आम साइड इंस्पेक्टर थे, और ये बात उनके शुरुआती दिनों की है, जब सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ धुंध ही धुंध रहती थी। और तो और जहां पर यह प्रोजेक्ट बन रहा था वो जमीन से काफी ऊंचाई में था, जिसका रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। वो जगह इतनी ऊंची थी कि धुंध के कारण नीचे का कुछ भी नहीं दिखता था। सारे वर्कर पहाड़ से नीचे मैश में रहते थे। उनके ऊपर जाने के लिए बस की सुविधा भी थी, जो कि ठीक सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक उनके लिए चलती थी। अगर इसमें कोई लेबर बस नहीं ले पाता तो उसे पैदल चल के ही आना पड़ता था। लेकिन नीचे आने का रास्ता भी इतना सुंदर था कि कई बार लोग जान के बस छोड़ देते थे। तो ठीक ये किस्सा ऐसे ही एक शाम का है, जब बस मजदूरों को लेकर रवाना हुई। उनमें से 3 मजदूर ऊपर पहाड़ी से पैदल ही नीचे आ रहे थे। अगले दिन जब वो सुबह मैश में नहीं पाए गए तो उन लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। ढूंढते वक्त उनके साथ के लेबरों को लगा कि शायद दारू पी के कहीं सो गए होंगे। लेकिन जब बहुत देर तक खोजने के बाद भी वो नहीं मिले तो उन्होंने पहाड़ी वाले रास्ते पर भी जाकर देखा। धुंध इतनी थी कि नीचे की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर उस वक्त अचानक से नीचे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। जब सब लोग नीचे की ओर पहुंचे तो देखा कि वहां पर उन तीनों में से 2 की मौत हो चुकी थी, वो भी पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण। लेकिन उनमें से एक आदमी बहुत ही गंभीर था, उसको काफी ज्यादा चोटें आई थी। कंपनी वालों ने फटाफट उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। दोस्तों, वो कई दिनों के बाद होश में आया। होश में आने के बाद उसने बताया कि जब वो तीनों नीचे आ रहे थे तो उस वक्त उन्हें बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी। हम तीनों उसके चक्कर में इतना बहक गए कि उसने हमसे जो कहा हम करते गए। और दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि यह घटना वहां पहली बार नहीं हुई। पहले भी वहां के लोग पहाड़ से नीचे गिरकर मर चुके हैं, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा। और तो और वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां की एक लड़की को कुछ लोगों के द्वारा ऐसे ही हत्या कर दी थी। उसकी लाश को किसी ने नीचे फेंका था। बाद में इसे एक दुर्घटना बताकर सबने अपना अपना पत्ता साफ कर लिया। बस दोस्तों, इसके अगले दिन से ही ये घटनाएं होना शुरू हो गई। वो लड़की अक्सर अपने रूप में सबको फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वो प्रतिशोध चाहती है। बावजूद इसके शहर में सावधान करने वाली कहानियां गूंज रही है। ऐसी जगहों पर ऐसी युवती की उपस्थिति खतरनाक आकर्षण को चेतावनी देती है। लेकिन दोस्तों, मेरे नाना पिछले 12 सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं। प्रमोशन होते होते कंस्ट्रक्शन मैनेजर बन चुके हैं और उन्होंने यह घटना अच्छी तरीके से देखी है। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं कि जो जगह जितनी शांत होती है अक्सर उनमें उतने ही राज छुपे होते हैं। इस घटना में यही दर्शाया जाता है कि इतनी सुंदरता सांस्कृतिक देश में भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रोहित की कहानी, जो कि उनके नाना के द्वारा बताई गई। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल ले चलता हूं आपको हमारी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो महेश सर, हम आपकी सभी कहानियां सुनते हैं। सोचा कि हम भी हमारे साथ घटी कुछ घटनाएं आपके साथ शेयर करें। वैसे मैं आसाम से हूं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। बात 2008 की है, जब हम हाई स्कूल में थे। समर वेकेशन शुरू हुए तब मैं अक्सर नानी के घर चला जाया करता था। ठीक उस समय भी गया था। लेकिन दोस्तों, एक अजीब सी घटना घटी मेरे साथ। मेरे एक छोटे मामा थे जो कि मेरे ही एज के हैं। हम दोनों एक दिन मछली पकड़ने के लिए गए थे। उस दिन हम दोनों ने शमशान घाट के पास एक तालाब जैसा था, वहां पर मछली पकड़ने का सोचा। इसके बाद जैसे ही शाम हुई तो दोनों के दोनों घर आ गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। हम लोगों ने खाया पिया और चुपचाप सो गए। आधी रात हो चुकी थी, समय का मुझे नहीं मालूम। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और मैंने दरवाजा खोला। उसी बीच नानी ने पीछे से कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि बाहर पेशाब करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे जो नाना है वो गर्मी के समय बाहर ही सोते थे और उस दिन भी वो बाहर ही लेटे हुए थे। उस वक्त
मेरे नाना मुझे देख रहे थे कि ये तो पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जाता था, आज क्यों ये बाहर जा रहा है, वो भी रास्ते पर। दोस्तों, मेरे साथ चुपचाप नाना जी भी मेरे पीछे पीछे आ गए। वो सोच रहे थे कि देखता हूँ कहाँ जाता है। मैं धीरे धीरे शमशान घाट के रास्ते पर चलने लगा, लेकिन मैं कितना ही आगे जाता, नाना ने तुरंत मुझे पकड़ा और कहा कि इतनी रात को कहाँ जा रहा है। दोस्तों, सच में मेरी नींद सी टूट गई। मैंने उल्टा नाना जी से कहा कि आप मुझे रात को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं नींद में था। इसके बाद मैंने जो कुछ भी किया, ये सारी घटना मुझे नाना नानी ने बताई। बाद में नाना ने मुझे एक ताबीज़ भी दिया और घर भेज दिया। दोस्तों, मामा के साथ इतनी ही थी मेरी ये कहानी। वैसे मेरे पास और भी कहानियां हैं, मैं जल्द ही शेयर करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होंगी। बाकी दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी और कुछ रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।